जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग इंडस्ट्री सेक्शन में आ चुके हैं। हमारा कौन सा पेपर है? मेजर 3 सेशन 2023-2027, सही ना है? सेमेस्टर 2023-2027 में हमारा 2 मेजर पेपर पढ़ना है और MG3 जो हमारा है इंडियन इकोनॉमी, इस टॉपिक पर इस पेपर में हमको एक सेक्शन है उद्योग, है ना, एक सेक्शन है उद्योग। उसमें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और आता है, भारत की नई औद्योगिक नीति, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, नई औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। या कभी कभी क्वेश्चन आता है, भारत की औद्योगिक नीति का वर्णन करें, है ना, कैसा क्वेश्चन आएगा? भारत की औद्योगिक नीति का वर्णन करें। भारत की औद्योगिक नीति का वर्णन करें, यह कहां तक औद्योगिक विकास में मददगार है, साबित करें, स्पष्ट करें या व्याख्या करें। हम लोग इसी प्रश्न को अभी देखने जा रहे हैं, देखेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोग एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और या तो कहेंगे कि एक लास्ट क्लास में हमने देखा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में किस तरह उद्योगों की भूमिका होती है, औद्योगिकरण की भूमिका है, औद्योगिकरण का महत्व है, इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग यही देखेंगे, प्रश्न यही है कि भारत की औद्योगिक नीतियों का वर्णन करें, नवीन औद्योगिक नीति की विशेषताओं का वर्णन करें, उद्देश्यों का वर्णन करें और ये कहां तक औद्योगिक विकास में हेल्प करेगा, मदद करेगा, इसी के बारे में हमको आंसर लिखना है या जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, सबसे पहले इंट्रो पार्ट, सभी का इंट्रो पार्ट तो लिखना है, ये तो आपको पता है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, क्योंकि औद्योगिकरण केवल उद्योग धंधों के विकास में ही सहायक नहीं है, बल्कि यह कृषि, व्यापार, यातायात, विदेशी व्यापार, रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि को भी प्रोत्साहित करता है। क्लियर है? आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, क्योंकि औद्योगिकरण केवल उद्योग धंधों के विकास के लिए जरूरी नहीं है, सहायक नहीं है, बल्कि और भी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के लिए भी विकास में मदद करता है। क्लियर है? औद्योगिक नीति से तात्पर्य देश के औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तुत की गई उस व्यू रचना से है, औद्योगिक नीति से तात्पर्य देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई वह व्यू रचना या नीति, रणनीति से है, जिसमें देश के भावी औद्योगिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक नीति जब बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, ये टारगेट रखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक नीति कहते हैं। वही चीज तो लिखा हुआ है। इसकी इस स्वरूप की स्थापना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रस्तुत किए जाते हैं। औद्योगिक विकास के लिए जो भी दिशा निर्देश, औद्योगिक विकास के लिए जो भी दिशा निर्देश प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? औद्योगिक नीति कहेंगे। इस प्रकार औद्योगिक नीति एक व्यापक अवधारणा है जो उद्योगों की स्थापना, कैसे उसका विस्तार करेंगे, उसको कैसे नियमन करेंगे, कैसे निर्देशों का पालन करेंगे, कैसे विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय करेंगे, कैसे उसका कार्य प्रणाली होगा, उन सब के लिए एक नीति बनाना और मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या है? औद्योगिक नीति है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किसी सुनियोजित औद्योगिक नीति की घोषणा नहीं की गई थी, यानी 1947 से पहले भारत में कोई भी सुनियोजित औद्योगिक नीति नहीं था। मतलब कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं था औद्योगिक विकास के लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था, ब्रिटिश शासन लोग चाहते ही नहीं थे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर हम गुलाम कैसे रहते? क्लियर है कि नहीं यहां तक?
स्वतंत्रता के पश्चात देश के बहुआयामी सतत आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण के लिए एक समन्वित औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की। यानी 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ और उसके पहले कोई भी औद्योगिक नीति नहीं थी, तब भारत के रणनीतिकारों ने, आर्थिक नीति निर्धारकों ने, जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया। बोला कि भारत में औद्योगिक नीति जरूरी है, हम एक दिशा निर्देश जारी करें, गाइडलाइन जारी करें और उसके तहत हम उद्योग धंधों की स्थापना करें, हमारी कार्य प्रणाली ऐसी हो, हमारे कुछ लक्ष्य हो, ऐसा हम लोग बनाने का प्रयास किए। क्लियर है? क्लियर है? इसी को ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। क्लियर हो गया? यह देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना पर आधारित नीति थी। कालांतर में संविधान को अंगीकार किया गया। कब किया गया? 1950 में। और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात औद्योगिक नीति में समयानुकूल व्यापक परिवर्तन किए गए तथा 1956 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लाया गया। नीति को विकास का एक प्रभावी एवं सशक्त माध्यम बनाने के उद्देश्य से 1973, 1977, 1980 ईस्वी में भी औद्योगिक नीति बनाया गया, घोषणा किया गया। ओके, 1948 ईस्वी के औद्योगिक नीति संकल्प को ही 1956 ईस्वी के औद्योगिक नीति के संकल्प के रूप में अपनाया गया, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, तेजी लाना और देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापन करने के लिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेजी लाना था। क्लियर है? 1956 ईस्वी की स्थितियों में पूंजी दुर्लभ थी और भारतीय उद्यमशीलता का समुचित विकास नहीं हो पाया था। इसलिए सन 1956 ईस्वी के औद्योगिक नीति के संकल्प के तहत राज्य द्वारा औद्योगिकरण विकास के लिए प्रबल एवं प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने की भूमिका को रेखांकित किया गया। उन्नीस ईस्वी के औद्योगिक नीति के विवरण के जरिए अन्य बातों के अलावा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों का पता लगाया गया, जहां बड़े औद्योगिक घरानों तथा विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई। 1977 ईस्वी के औद्योगिक नीति के विवरण में विकेंद्रीकरण तथा लघु उद्योगों, अत्यंत लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। 1980 की औद्योगिक नीति के विवरण में घरेलू बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस नीति में बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का स्पष्ट छाप थी। परंतु इन नीतियों के कार्यान्वयन से देश के त्वरित औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण बना और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के तुरंत पहले विकास का एक आधारभूत ढांचा तैयार खड़ा हो चुका था। बुनियादी उद्योगों का जाल बिछ गया था। तमाम वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो गई थी। औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केंद्र अस्तित्व में आए थे। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का सार्थक प्रयास हुआ। तो इस तरह से हम लोग विकास करते गए और हमने 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1973 की औद्योगिक नीति, 1977 की औद्योगिक नीति और 1980 की औद्योगिक नीति को हमने बनाया। हमने इन दोनों औद्योगिक नीति, जो 48 और 56 की औद्योगिक नीति लगभग एक जैसी ही थी और उद्योगों के निर्माण करने के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना करना था, लेकिन हमारे पास पूंजी की कमी थी। बाद में इन तीनों औद्योगिक नीतियों में 73, 77 और 80 में यह प्रयास किया गया कि किस तरह से दूसरे व्यक्तियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाए ताकि हमारा पूंजी ना लगे। हमारे पास तो पूंजी है ही नहीं है, हम फैक्ट्री कहां से खड़ा कर सकते हैं। तो हमने विदेशों से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से बोले कि आप पैसा लगाइए और उद्योग खड़ा कीजिए, तो हमारा पैसा तो नहीं लगा क्योंकि हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, पूंजी था नहीं। तो इस तरह से निवेश की शुरुआत की गई, मतलब भी हुआ। और बाद में 1991 की औद्योगिक नीति आई, जो कि हमारा इसी को बोलते हैं नवीन औद्योगिक नीति।
नवीन औद्योगिक नीति किसको कहते हैं, कौन सा ईयर वाले को कहते हैं, 1991। तो भारत में अभी तक कितनी औद्योगिक नीति हो चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठा है, और समय समय पर इसमें संशोधन होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। तो सबसे पहले औद्योगिक नीति का परिभाषा हमने लिखा, भारत में कैसे कब कब औद्योगिक नीति आए और प्रत्येक औद्योगिक नीति की क्या महत्वपूर्ण बातें थी उनको भी हमने छोटे शब्दों में देखा, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नवीन औद्योगिक नीति में हम लोग आ चुके हैं। विगत वर्षों में यद्यपि भारत में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि हुई, विगत वर्षों में यद्यपि भारत में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि हुई तथा आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में विकसित करने, निजी क्षेत्र का विकास में सहयोग लेने तथा पूंजी बाजार का विकास में बेहतर प्रयोग करने के लिए वर्तमान औद्योगिक नीति की घोषणा 2 चरणों में की गई। यानी 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा कितने चरणों में की गई थी, 2 चरणों में, 1 और 2। पहले जो चरण था 24 जुलाई 1991 को इसी को घोषित नीति का संबंध बड़े और मझले उद्योगों से था, और दूसरे चरण में 6 अगस्त 1991 को ईस्वी को जो घोषणा की गई उसमें लघु उद्योग से संबंधित नीति बनाया गया। यानी पहले चरण का शुरुआत कब हुआ था, 24 जुलाई 1991 को। इसमें बृहत उद्योग और मध्यम उद्योग, मझले या मध्यम उद्योग, और इसमें किस उद्योग के बारे में बनाया गया, लघु उद्योगों के बारे में नीति को बनाया गया। यानी 3 तरह के उद्योग होते हैं ना, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग या छोटे उद्योग। तो इन तीनों प्रकार के उद्योगों को इसमें क्या किया, शामिल किया गया। वर्तमान औद्योगिक नीति अब तक की सभी नीतियों से हटकर थी। अभी तक कितने नीति हो चुका था, 1948, 56, 73, 77, 80। इन सभी नीतियों से यह अलग हटकर था, इसलिए इसे खुली, उदार एवं क्या नीति कहा जाता है, क्रांतिकारी नीति कहा गया है। इस नीति में मुख्य रूप से विदेशी सहायता बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और निरंतरता के साथ परिवर्तन आदि पर विशेष बल दिया गया। इस नीति से निजी क्षेत्र को काफी सीमा तक उन्मुक्त होकर कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। अब देखिए 1991 से पहले जो भी औद्योगिक नीति था उसमें किस क्षेत्र का ज्यादा बोलबाला था, सार्वजनिक क्षेत्र का, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर है ना। लेकिन 1991 के बाद निजी क्षेत्र को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया गया। यानी कोई भी निजी व्यक्ति उद्योग खोले, इसको प्रोत्साहित देने का प्रयास कौन किया, सरकार ने किया। तो कैसे कोई भी निजी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे जी, जब उनको कहिएगा कि आप उद्योग लगाइए, मैं जमीन दूंगा, है कि नहीं, आप लगाइए, आपको किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, मैं दूंगा, तब ना कोई व्यक्ति आएगा जी लगाने के लिए। तो 1991 के बाद देखिए रोजगार का अवसर बढ़ाना, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पहले से काम कर रहे थे, जो सरकारी उद्योग थे, उनको और अधिक क्या किया गया, टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधा से संपन्न किया गया, विज्ञान टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, उनका आधुनिकीकरण किया गया, ताकि वे प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का सामना कर सकें। क्लियर हो गया। 1991 की औद्योगिक नीति की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित हैं। अर्थव्यवस्था में क्या किया गया, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण की जाल से मुक्त करना, विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ाना, रोजगार का अवसर बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंध कुशलता में सुधार कर उसे प्रतियोगी बनाना। तो ये मेन उद्देश्य था। आप इसको एलपीजी भी बोल सकते हैं। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण, और जी का मतलब होता है
ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, जिसको हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ये जितने भी बातें यहां कही गई है वो यही तीनों का चीजें हैं, एलपीजी का ही बातें हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे हम लोग आते हैं। नई औद्योगिक नीति में उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूलतः 5 क्षेत्रों में नीतिगत पहल किया गया, नीतियां बनाई गई और उसकी घोषणा की गई। एक, औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र और एमआरटीपी अधिनियम या एमआरटीपी एक्ट। क्लियर हो गया? औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र और एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, एमआरटीपी का फुल फॉर्म है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। औद्योगिक लाइसेंसिंग, आप औद्योगिक लाइसेंस का मतलब समझते हैं? पहले क्या था? 1991 से पहले किसी भी उद्योग को स्थापना करने के लिए सरकार का लाइसेंस लेना जरूरी। लाइसेंस मतलब अनुमति समझिए, और लाइसेंस बहुत कठिन से मिलता था। आप जाइएगा कि भाई सर हमको उद्योग खोलने का दीजिए, तो वो नियम इतना कड़ा था ना, ये चीज है आपके पास, ये चीज है आपके पास, अपना सब चीज है, ऐसा कर लीजिए, तो कौन जाएगा? ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, ज्यादा नियम कड़ा कीजिएगा, कोई उद्योग खोलेगा क्या? तो 1991 की औद्योगिक नीति में एक चीज क्या कोशिश किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, मान लीजिए ये देखो, एक ही तो मान लीजिए फैक्ट्री है, सरकार चला रही है, तो ये तो मस्त रहेगा ना जी, जो उत्पादन करेगा तो बिकेगा ही बोलेगा। लेकिन इसको पता क्या है, जब और इसके सामने एक और उद्योग खुल जाएगा तब इसको कंपटीशन आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1991 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को भी उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस देना क्या किया गया? शुरू कर दिया गया। क्लियर हो गया? यानी निजी क्षेत्र भी लाइसेंस लेकर उद्योग खोल सके, ऐसा नीति बनाया गया। क्लियर हो गया कि नहीं? लाइसेंसीकरण से छूट मझोले या मध्यम उद्योग और लघु उद्योगों के लिए विशेष रूप से सहायक हुआ। मध्यम उद्योग और लघु उद्योग को तो लाइसेंस से नहीं लेना है, जाइए और अपना उत्पादन कीजिए, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? कहीं उन उद्योगों का विकास होगा कि नहीं? उद्योग धंधे लगेंगे कि नहीं? छोटे और मध्यम उद्योग लगेंगे। तो इसी कारण लाइसेंस की प्रचलित प्रणालीकरण अनावश्यक रूप से जो परेशानी हो रही थी वो क्या हो गई? दूर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए। नए उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी विकास निदेशालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। देख लीजिए, कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनिवार्य उद्योगों की संख्या शुरुआत में 18 रखी गई थी, यानी 18 उद्योग ऐसे थे जिसके लिए कोई भी निजी व्यक्ति नहीं खोल सकता था, लाइसेंस सरकार देती ही नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे लाइसेंस देना शुरू कर दिया गया और केवल सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग बच गए? 5, यानी बाकी 13 उद्योग कौन हो गए? खोला जा सकता था, कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेके क्या कर सकता था? खोल सकते थे। और 5 उद्योग कौन कौन थे? देख लीजिए, जिनको केवल सरकारी क्षेत्र ही खोल सकता था, कोई निजी व्यक्ति खोल नहीं सकते थे। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन और मध्यकरण, तंबाकू निर्मित सिगरेट और विनिर्मित तंबाकू उत्पाद, मतलब ये इससे जो भी उत्पाद बनेगा वो सरकार का फैक्ट्री में बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक, यूरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, ये प्राइवेट जगह नहीं बनेगा। डिटोनेटिंग फ्यूज, बारूद, नाइट्रोसेल्यूलोज और दियासलाई सहित औद्योगिक विस्फोट पदार्थ जो भी होंगे, ये कोई निजी व्यक्ति को लाइसेंस लेके नहीं बना सकता है। खास तरह के खतरनाक रसायन जैसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न, फॉस्जीन और इसके व्युत्पन्न, आइसोसाइनेट और हाइड्रोकार्बन के डाइसोसाइनेट, ये सभी पदार्थ जो है सरकारी क्षेत्र में ही बनेंगे और इसके लिए कोई सरकार लाइसेंस नहीं देगी। बाकी 13 उद्योग को तो दे ही दिया, तो कितना देगा, है कि नहीं? और ये काफी इंपॉर्टेंट थे, सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसलिए सरकार इस पे क्या किया? लाइसेंस नहीं दिया। ऐसे क्षेत्र जिनमें सुरक्षा और सामरिक महत्व का प्रभुत्व था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित होंगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभों को भुनाने के लिए
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी गई। 2014 के दौरान रेल बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को भी अनुमति दे दी गई और वर्तमान केवल 2 उद्योग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्या है, सरकारी हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या है, आरक्षित हैं। कौन कौन? एक तो परमाणु ऊर्जा और रेलवे। 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोई भी प्राइवेट को एंट्री नहीं दिया जा सकता। ये पूरी से पूरे औद्योगिक क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। ओके, आगे आ जाइए। ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आयातित पूंजी वस्तु की आवश्यकता होगी उन्हें एकदम स्वीकृति दे दी जाएगी। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा क्या होगा, आयातित पूंजी यानी बाहर से ही पूंजी लेके उसको खड़ा कर सकते हैं, तो सरकार उसको क्या किया, शुरू कीजिए, स्वीकृति दे दिए, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम है उनमें केंद्र सरकार से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये कोई आबादी वाला क्षेत्र है जिसकी आबादी कितना है, 10 लाख से कम है, तो आप इस एरिया में कोई भी फैक्ट्री खड़ा करने चाह रहे हैं तो आपको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है जानते हैं? कि पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, और 10 लाख से अधिक वाले शहर कोई है तो वहां वैसा उद्योग खड़ा कर सकते हैं जो कि प्रदूषण मुक्त उद्योग हो को छोड़ करके बाकी सभी उद्योग कितने किलोमीटर दूर में खड़ा करेंगे, 25 किलोमीटर दूर में। यानी रहने वाले, यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाला कोई एरिया है, ये 10 लाख से अधिक अगर आबादी वाला एरिया है तो प्रदूषण मुक्त उद्योग है तो इसके अंदर खोल सकते हैं। अन्यथा अगर जिस उद्योग से प्रदूषण फैलती है तो इस दूरी से कितना दूरी में खोलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर दूरी में, चारों तरफ, है ना, माने शहर से 25 किलोमीटर दूर ही खोल सकते हैं। ये प्रोविजन किया गया। अगला हम लोग आते हैं विदेशी निवेश। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, विदेशी निवेश। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए जिसमें भारी निवेश और उन्नत तकनीकी की आवश्यकता है, ऐसे उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में यह निर्णय किया गया कि 51% तक विदेशी हिस्सा पूंजी को क्या किया जाएगा, स्वीकृति दे दिया जाएगा। यानी अगर आपको विदेशों से पूंजी की जरूरत पड़ रही है और कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी सरकार या विदेश देश पैसा लगाना चाहता है तो स्वेच्छा से लगा सकता है, ओपन है, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। तो इससे क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा कि नहीं जी, होगा ना। तो इसी चीज को बोल रहा है विदेशी तकनीक। भारतीय उद्योग में इच्छित तकनीकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। यानी अगर कोई विदेशी टेक्नोलॉजी का जरूरत होगा, न्यू टेक्नोलॉजी का जरूरत होगा जो फॉरेन से लाना है, तो सरकार के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से लाइए और करिए, कीजिए, उत्पादन का काम कीजिए और विकास कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति। सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई। उत्पादिता में अपर्याप्त वृद्धि, घटिया प्रोजेक्ट प्रबंध, स्टाफ की आवश्यकता से अधिक होना, लगातार तकनीकी उन्नयन की कमी एवं मानवीय संसाधन विकास की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान आदि। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यमों में विनियुक्त पूंजी पर प्रत्याय दर, रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक उद्यम सरकार के लिए संपत्ति न बनकर न बोझ बन जाए, इसलिए सरकार ने क्या किया, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए BIFR बना दिया गया, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बात समझ रहे इसको? जैसे बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जिस सरकारी उद्योग है, अगर बंद पड़ रहे हैं, अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे, लाभ नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो क्या होते थे, बंद हो जाते थे और बीमार इकाइयों के रूप में होते थे। तो BIFR का गठन कर दिया गया, एक संस्था है, संगठन है, जो कि उन उद्योगों को विकास करने में, डेवलपमेंट करने में, सुधार करने में क्या करेगी, सुझाव देगी और वित्तीय सहायता देगी। क्लियर हो गया? जैसे अभी HEC क्या है जी, HEC घाटा में चल रहा है कि नहीं?
चल रहा है ना। तो सरकार इसके उत्थान और इसके विकास के लिए प्रयास कर रही है कि नहीं? तो क्या कर रही है? बीआईएफआर उसी को ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। ओके, ये सब आप देखो, बीआईएफआर की बात आ गई है, यहां आ गई है ना। तो ये सब देख सकते हैं आप, ना कर सकते हैं ये सब, आप इसको देख के इसको समझ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें था मैंने बता दिया है कि नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र जो भी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पा रहे थे, बीमार की तरह थे, रुग्ण इकाइयां थे, उत्पादित लाभ हानि की घाटा से गुजर रहे थे, तो ऐसे स्थिति में बीआईएफआर गठन किया गया, जो कि वहां उस सार्वजनिक उद्यम के विकास में क्या करेगा? उस जीर्ण को क्या करेगा? चालू रूप में ले आएगा। जो बंद होने के कगार में है उसको उत्पादन या चालू बनाएगा। ऐसा करने का प्रयास किया गया। मेमोरेंडम भी किया गया। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिसको बढ़ावा देने के लिए दूसरे लोगों को उसमें लाया गया, दूसरे उद्योग को दिया गया। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए, मान लीजिए एचईसी घाटे में चल रही है, तो अगर मान लीजिए कोई एक और इंडस्ट्री है दूसरी जगह में, उस इंडस्ट्री को इसको बोला कि आप इसके साथ समझौता कीजिए और इसको चालू करने में आप क्या कीजिए? मदद कीजिए। इसी को कहते हैं मेमोरेंडम, जिसको हम लोग समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। आगे हम लोग आते हैं एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। एमआरटीपी अधिनियम जून 1970 में लागू हुआ। जून 1970 में लागू हुआ। छठी योजना में उत्पादिता पर अधिक बल देने के कारण इस अधिनियम में 1982 और 1984 में संशोधन किए गए, ताकि औद्योगिक विकास एवं विस्तार के मार्ग में आने वाली अड़चनें हटाई जा सके। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को 1985 में और अधिक गति प्राप्त हुई, जब औद्योगिक घरानों के अधीन परिसंपत्ति की सीमा बढ़ा दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये है क्या? मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में एक ही उत्पादन की इकाइयां होगी, तो ये मनमाना करेगा कि नहीं? है कि नहीं? आपकी बातों को भी नहीं मानेगा, नीतियों को नहीं मानेगा, मनमाने ढंग से नियमों का पालन करेगा, बनाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एमआरटीपी एक्ट बनाया गया कि कोई भी इंडस्ट्री मनमाना और अनावश्यक रूप से काम ना कर सके, इसीलिए, और अनुचित व्यापार ना कर सके, है कि नहीं? ऐसे वस्तु को ना बनाए जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक है कि नहीं? अनुचित व्यापार का सहारा नहीं ले, इसीलिए एमआरटीपी एक्ट बनाया गया। औद्योगिक ढांचे में बढ़ती हुई जटिलता और उच्च उत्पादिता प्राप्त करने के लिए मात्रा संबंधी मितव्ययिताओं का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की दृष्टि से यह अनुभव किया गया कि सरकार द्वारा बड़ी कंपनियों के निवेश संबंधी निर्णयों में एमआरटीपी अधिनियम के माध्यम से हस्तक्षेप हानिकारक है। अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन कंपनियों को अपने निवेश निर्णयों के लिए एमआरटीपी आयोग से स्वीकृति लेनी नहीं पड़ेगी। अब पहले जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी वो लेने की जरूरत नहीं होगी। अब अनुचित व्यापार व्यवहार के नियंत्रण एवं विनियमन पर अंकुश लगेगा और नीति का मुख्य केंद्र अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। क्लियर हो गया? अभी तक यहां तक हमने देखा नई औद्योगिक नीति की विशेषताएं और उद्देश्य हमने देख लिया। क्लियर है कि नहीं? अब हमने बात कर रहे हैं कि नई औद्योगिक नीति कहां तक औद्योगिक विकास में मदद साबित हुई। यही लिखना भी था, स्पष्ट करना था, उसी को अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। भारत में बदलती हुई आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अनुकूल बनाई गई औद्योगिक नीति को लागू हुए अभी भी कुछ ही वर्ष हुए हैं। अतः इसके क्रियान्वयन के प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन तो भविष्य में ही संभव हो सकेगा, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि क्या संभावनाएं हैं इस औद्योगिक नीति का हमारे देश के औद्योगिक विकास में। हालांकि यह बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, लेटेस्ट बना हुआ औद्योगिक नीति है, तो हमें अगर इसका मूल्यांकन करना है तो हमें समय चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में ही मूल्यांकन हम कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो देख सकते हैं कि क्या संभावना ये हो सकता है इसका औद्योगिक विकास में। तो देखिए इसका क्या संभावना हो सकता है, देख लीजिएगा। पहला है, इस नीति के कारण नए उद्योग की स्थापना होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि निजी व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होगा कि नहीं? क्योंकि कई उद्योग धंधे होंगे
उद्योग स्थापित होंगे तो आपस में कंपटीशन होगा कि नहीं, जो अच्छा बनाएगा उसी का मार्केट में टिकेगा। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक उत्पादन और प्रबंधन में सुधार के लिए अवसर मिलेगा, होगा। देश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास होगा कि नहीं, होगा ना, और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगे। विदेशी पूंजी निवेश मिलेगा कि नहीं, फॉरेन से हमारे यहाँ पैसा लगाया जाएगा, वो लोग निवेश करेंगे और फैक्ट्री इकट्ठा करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो डेवलपमेंट हमारा देश का ही होगा कि नहीं, और उसके कारण क्या होगा, औद्योगिक विकास को बड़ी बढ़ावा मिलेगा, गति मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, विदेशी पूंजी निवेश और तकनीकी समझौतों को प्रोत्साहन देने से तकनीकी गतिशीलता और तकनीकी हस्तांतरण में वृद्धि होगा कि नहीं, निर्यात बढ़ेगा कि नहीं, भुगतान संतुलन में सुधार होगा कि नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ेगा कि नहीं, जो ऋण इकाइयां थी वे ठीक से सुधार होंगे, सुधार होगी उनकी स्थिति और उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगा और उनकी लाभ बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनरुत्थान होगा, अभी मैंने बात किया। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र था, अब निजी क्षेत्र भी आएगा, तो दोनों के बीच में प्रतियोगिता होगा, है कि नहीं। निजी क्षेत्र तभी अधिक लाभ कमा सकेगा जब सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक कार्यकुशलता के साथ उत्पादन करेगा। नए उद्योगों की स्थापना होगी, बड़े औद्योगिक घरानों और उपकरणों का विस्तार होगा, विदेशी कंपनियों का प्रवेश होगा, जिसे हम लोग अभी मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया क्या है, हमारे देश में ही आके आप बनाओ, तो इसी का हमको पैसा भी बच रहा है, पूंजी लगाना नहीं पड़ रहा है, विदेशी आके यहाँ फैक्ट्री खड़ा करके उत्पादन कर रहे हैं, रोजगार किनको मिल रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और इस तरह से देश का औद्योगिक विकास, रोजगार भी मिल रही है और देश का आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास दोनों हो रहा है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर क्या रखा जा सकेगा, नियंत्रण रखा जा सकेगा। यानी इन सब तरह से हम लोग देख सकते हैं, इन 11 पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि नई औद्योगिक आने से भारत में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग आसान होगा, सरल होगा। क्लियर है कि नहीं। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पार्ट में पहुंच चुके हैं और बिना मूल्यांकन या कुछ निष्कर्ष में बिना लिखे आंसर तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हमने क्या लिखेंगे, यद्यपि नई औद्योगिक नीति से उत्पादन वृद्धि होगा, निर्यात बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, तकनीकी विकास में सुधार होगा, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास होगा तथा नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु अत्यधिक उदारीकरण और विदेशी पूंजी की खुली छूट देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय निगमों एवं बड़े औद्योगिक घरानों के क्या होगा, जाल में फंस सकता है। अभी बताओ, मान लीजिए जो भी निजी व्यक्ति होगा वो लाभ कमाने के लिए ही ना काम करेगा जी। अब मान लीजिए हम इसी निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़े और इसके कारण क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह जाए और हम पूरी की पूरी तरह से उन निजी व्यक्तियों और विदेशी का क्या हो जाए, गुलाम न हो जाए। अतः इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। इसके बावजूद भी नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, इसके बावजूद भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं नई औद्योगिक नीति भारत के औद्योगिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और देश का अंततः आर्थिक विकास होगा। इतना लिखेंगे। यहां लिखने के बाद लास्ट में हमने कहा कि हालांकि अत्यधिक निजीकरण, अत्यधिक वैश्वीकरण के कारण, अत्यधिक विदेशी निवेश पर आश्रित रहने के कारण ऐसा हो सकता है कि हम क्या हो सकते हैं, आर्थिक शिकंजे में, गुलाम में फंस सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम में फंस सकते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि नई औद्योगिक नीति कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि जैसे कई चीजों को बढ़ावा देगी और इससे देश का आर्थिक विकास होगा। इतना लिखेंगे तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए, जो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से भारत की नवीन औद्योगिक नीति क्या है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें और ये कहां तक औद्योगिक विकास में मददगार साबित होगी, वर्णन करें, स्पष्ट करें, एक्सप्लेन करें, क्लियर करें। तो ये सभी क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? सभी नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं घर पे? कभी भी हम लिखा हुआ नोट्स आपका मांग सकते हैं,
ठीक है, ऐसे कोई भी शब्दावली या कोई भी शब्द इकोनॉमिक्स का अगर समझ में नहीं आता पढ़ाया हुआ तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है आज का ये जो टॉपिक हमारा था, सेकंड पीरियड जो था क्लास हम लोग किए, औद्योगिक नीति से संबंधित जो टॉपिक था, ये भी मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। यस, क्लियर हुआ है? हुआ या नहीं हुआ ना?